फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत के सीन से जो चाइना से हांगकांग ट्रेवल कर रही होती है। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स होता है। घर पहुंचते ही वो सब बॉक्सेस खोलती हैं और खाना डस्टबिन में फेंक देती हैं। लेकिन जो लास्ट बॉक्स होता है इसे वो नहीं फेंकती। उस बॉक्स में एक छोटी सी डिश होती है जो मोमो जैसी दिखती है। वो इस डिश को साफ करके खाती है। इस डिश का नाम है डम्पलिंग। अब हम उस औरत के बारे में जानते हैं जिसका नाम है मे। लोग उसे आंटी में कहते हैं क्योंकि वो काफी पुरानी उम्र की है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, मैं 30 साल की लगती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसका ये सीक्रेट क्या है। जवाब है लेकिन थोड़ा डरावना। मैं सिर्फ खुद के लिए डम्पलिंग्स नहीं बनाती बल्कि वो इन्हें बेचती भी है। उसके डम्पलिंग्स फेमस है फ्रेश और टेस्टी होने के लिए, लेकिन उनकी खास बात यह है कि उनके अंदर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है जो उनकी ब्यूटी और यंग दिखने का सीक्रेट है। अगले दिन मिसेस ली एक पुरानी फिल्म स्टार मैं से मिलने आती हैं। मिसेस ली एक वक्त पर स्टार थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी बनकर रह गई हैं। उनका करियर खत्म हो चुका है और उनकी शादी में न प्यार है और न हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। उन्होंने पैसों और स्टेटस के लिए शादी की थी, लेकिन अब वो स्टेटस भी उनके हाथ से निकलता लग रहा है। मिसेस ली की उम्र बढ़ने के साथ उनका पति उन्हें इग्नोर करके यंग और ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ वक्त बिता रहा है। इस वजह से मिसेस ली डिप्रेस्ड हो गई हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी ब्यूटी और यूथफुलनेस खो दी तो वो कुछ भी नहीं रहेगी। इसी वजह से वो मे के पास आई हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि मे के बनाए डम्पलिंग्स में जादू है। लोग कहते हैं कि इन डम्पलिंग्स को खाने के बाद उम्र रुक जाती है और कोई भी इंसान फिर से जवान लगने लगता है। लेकिन मिसेस ली सुनने के लिए नहीं, प्रूफ के लिए आई हैं। वो मे से कहती हैं मुझे प्रूफ चाहिए। मे मुस्कुरा के कहती हैं मुझे बताओ तुम्हें मेरी उम्र कितनी लगती है। मिसेस ली देखती हैं और कहती हैं लगता है तुम 30 के आसपास की हो। मी कहती है मेरी एज 30 से ज्यादा है, तुम मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रही हो। तो और किस तरह का प्रूफ चाहिए तुम्हें? मैं अपने डम्पलिंग्स में एक स्पेशल चीज ऐड करती हूँ जिसमें ऐसा मैजिक है जो किसी और चीज में नहीं है। न कोई क्रीम, न लोशन, न ट्रीटमेंट और न सर्जरी तुम्हें इतने अच्छे रिजल्ट दे सकती है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के बॉडी में होती है। हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता ही है, लेकिन अगर एजिंग को कम करना है और यंग दिखना है तो ये काम बाहर से नहीं अंदर से होता है, और मैं ये काम अपने डम्पलिंग्स के जरिए करती हूँ। ये सब सुनने के बाद मिसेस ली एग्री कर लेती हैं। उसके बाद मैं उनके सामने अपनी डिश रखती हैं। पहले मिसेस ली हेजिटेट करती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, शायद ये मेरे लिए एक मिरेकल हो। और इस तरह मिसेस ली मैं के घर रेगुलरली आने लगती हैं और ये डम्पलिंग्स खाने लगती हैं। कहीं न कहीं मिसेस ली को लगता है कि मैं के डम्पलिंग्स में छोटे जानवरों का मांस होता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसका सिर्फ एक ही कंसर्न होता है रिजल्ट, और वो भी जल्दी। मैं के क्लेम्स के हिसाब से ये डम्पलिंग्स मिसेस ली के प्रॉब्लम्स का सलूशन लग रहे थे। अब मिसेस ली नोटिस करती है कि उनका हस्बैंड ज्यादा ट्रिप्स पे जाने लगा है। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उन ट्रिप्स पर उनका हस्बैंड किसके साथ होगा, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो अपने दुख के साथ जीने के लिए मजबूर थी। अगर वो अपने हस्बैंड से ज्यादा सवाल करती तो उसके बदले वो उन्हें एक बड़ा अमाउंट का चेक दे देते, लेकिन सिर्फ पैसा ही दे सकते थे, ना प्यार, ना अटेंशन, ना टाइम। मिसेस ली की लाइफ होपलेस होती जा रही थी। पहले मिसेस ली को डम्पलिंग पसंद नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें खाना पड़ रहा था। सिर्फ खाने तक की बात नहीं रुकी, अब तो वो मेरे को टिप्स भी देने लगती थी कि ऐसे बनाओ, इसमें ये चीज ऐड करो, तुम्हारे डम्पलिंग्स और टेस्टी बनेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और मैं नोटिस करती है कि मिसेस ली के अंदर एक चेंजेस आ रहा है। उसकी स्किन यंग दिखने लग रही थी, लेकिन मिसेस ली को और तेज रिजल्ट चाहिए थे। इसलिए उसने मैं से कहा प्लीज कुछ ऐसा करो कि मुझे ओवरनाइट रिजल्ट मिल जाए। मैं कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा होगा। अब जब मिसेस ली वहाँ से चली जाती हैं तो एक औरत मे के घर आती है जिसका नाम कैट होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि मे एक टाइम पर एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर होती थी जो एक दिन में कम से कम 10 केसेस हैंडल करती थी, लेकिन अब उसने अपना काम छोड़ दिया था। फिर भी वो औरत अपनी बेटी केट को मे के पास ले आई थी। कैट सिर्फ 15 साल की होती है, लेकिन वो माँ बनने वाली होती है, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने फादर ने किया होता है।
है। अब जब केट प्रेग्नेंट होती है तो उसकी माँ डर डर भटक रही होती है, या तो बच्चा पैदा करने के लिए या फिर उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। मैं केट को चेक करती है और पता लगता है कि केट के बच्चे को 6 महीने हो चुके हैं, इसलिए मैं के लिए ये केस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। वो मना कर देती है और कहती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम ब्लैक मार्केट का कांटेक्ट करो, वह एक हॉस्पिटल है जहाँ तुम्हारे बच्चे का या तो डिलीवरी होगा या अबॉर्शन, वहाँ ऐसे काम होते हैं। और मैं अभी भी उस हॉस्पिटल के कांटेक्ट में हूँ, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं होती थी, वो सिर्फ वहाँ से छोटे बच्चों का मीट चोरी करती थी। हाँ, मेक डम्पलिंग्स का स्पेशल इंग्रेडिएंट बच्चों का मीट ही होता है, ना कि किसी जानवर का। यही मे का सीक्रेट था। दूसरी तरफ मिसेस ली को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक होटल स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा है। वो हर रात उसके रूम में आती थी और वहीं रहती थी। मिसेस ली इस बात को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो मे को अपने घर बुलाती है और कहती है देखो, मेरे घर और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं अपना परिवार बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे बच्चों का बहुत शौक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मिसेस ली की डिसअपॉइंटमेंट देखकर मैं डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ कैट की हेल्थ और खराब होती जा रही थी। उसके प्रेगनेंसी के असर अब उसके चेहरे पर दिखने लग रहे थे। कैट की माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और ये देखकर मैं डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। अगले दिन सुबह मैं कैट और उसकी माँ को अपने घर बुलाती है। उस दिन बिना किसी नशीली दवा का यूज किए मैं कैट के बच्चे की डिलीवरी करवाती है। कैट को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन आखिरकार बच्चा पैदा हो जाता है। ये देखकर मैक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो बच्चे को देखती है और सोचती है यही तो मुझे चाहिए था। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगता है कि इस बच्चे के जरिए वो मिसेस ली की जवानी वापस ला सकती है। बच्चा बहुत हेल्दी था और मेरे को लगता है कि इसमें वो सब कुछ है जो मिसेस ली को ओवरनाइट यंग बनाने के लिए चाहिए। मे का सीक्रेट ये था कि वो अपनी डम्पलिंग्स में छोटे बच्चों का मीट मिक्स करती थी जो वो हॉस्पिटल से चोरी करके लाती थी, लेकिन उन बच्चों का हेल्थ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था क्योंकि वो शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले होते थे। पर ये बच्चा अलग था, ये 5 माह से पैदा हुआ था, इसलिए ये ज्यादा न्यूट्रिटियस और स्ट्रॉन्ग था। मैं कहती है इसके मीट का असर मिसेस ली पर जादू की तरह होगा। मैं सोचती है अगर मैंने केट को पेन किलर्स दिए होते तो बच्चे के न्यूट्रिशन काफी कम हो जाता, इसलिए अब वो इस बच्चे का मीट स्टोर कर लेती है अपने फ्रिज में। अगले दिन जब मिसेस ली मे के घर आती है तो मैं किचन में बच्चे के मीट को डम्पलिंग्स के लिए ग्राइंड कर रही होती है। मिसेस ली को कब से क्यूरियोसिटी थी कि मैं अपने डम्पलिंग्स में क्या ऐड करती हैं। आज वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाती और धीरे से किचन की तरफ चली जाती हैं। वहाँ का सीन देखते ही मिसेस ली का होश उड़ जाता है। वो देख लेती है कि मैं एक बच्चे का मीट ग्राइंड कर रही है। ये देखकर मिसेस ली इतनी डर जाती है कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं और रास्ते में उसे उल्टी होने लगती है और वो सोचती है कि मैंने अब तक ये सब खाया है, लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड और अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचती हैं। उसका एक ही थॉट्स होता है मेरी ब्यूटी और लुक्स ही सब कुछ है, अगर ये चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सोचकर वो अपने आप को संभालती हैं और फिर से मे के घर जाती हैं। मैं फिर वही मीट डम्पलिंग्स बनाती हैं और मिसेस ली को देती हैं। इस बार मिसेस ली डम्पलिंग्स के हर बाइट का मजा लेती हैं, ये सोचकर कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। मैं उसके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करती हैं और कहती हैं ये डम्पलिंग्स तुम्हें बिल्कुल वैसा बना देंगे जैसे तुम चाहती हो, तुम्हारे अंदर बहुत जल्दी फर्क दिखने लगेगा। मिसेस ली मैं की बातें सुनकर काफी खुश होती हैं और डम्पलिंग्स खाकर उसे एक नई एनर्जी और उम्मीद मिलती है। और कुछ ही दिनों के बाद सच में उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। वो इतनी यंग और अट्रैक्टिव लगने लगती है कि उसका हस्बैंड उसे देखते ही रह जाता है। अब वो उसे कॉम्प्लीमेंट्स देता है और काफी टाइम बाद दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मिसेस ली को लगता है कि उसकी लाइफ फिर से सेट हो गई है क्योंकि अब उसका हस्बैंड सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन हर मिरेकल के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एक दिन मिसेस ली एक पार्टी होस्ट करती हैं जिसमें उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सब आए होते हैं। सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही मिसेस ली सबके बीच जाकर बैठती हैं उसके बॉडी से मछली की बदबू आने लगती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिसेस ली को काफी एम्बेरस
एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती हैं। वो तुरंत वहाँ से भागती हैं और अपने बाथरूम में जाकर अच्छे से नहाती हैं। वो सोचती हैं मैंने मुझे पहले साइड इफेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। गुस्से में वो मैं को कॉल करती हैं और सब कुछ बताती हैं। मैं उसे रिप्लाई करती है मुझे खुद भी ये नहीं पता था कि ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद तुम्हारी बॉडी में ये पहली बार कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं की बातें सुनकर मिसेस ली रिलैक्स फील करती हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसका हस्बैंड दूर खड़ा ये पूरी बातें सुन रहा होता है। ली को पहले से शक था कि उसकी वाइफ कुछ स्पेशल चीज ले रही हैं, कोई हर्ब मेडिसिन या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। जब उसने मैं की बात सुन ली तो उसने खुद मैं के बारे में रिसर्च किया और अगले ही दिन उसे मिलने चला गया। मैंने ली को भी डम्पलिंग्स खिलाए, लेकिन ली ने तुरंत समझ लिया कि मैं एक कैनिबल है जो इंसानी मीट खाकर इतनी यंग और ब्यूटीफुल दिखती हैं। मैं की असली उम्र 65 साल थी, लेकिन वो सिर्फ 30 साल की दिखती थी और ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ मैं की ब्यूटी इम्पोर्टेंट थी। पहली नजर में ही मैंने ली का दिल जीत लिया और ली उसके चार्म में फिदा हो गया। अब मैं को चाहिए था वो मिल गया, एक अमीर और हैंडसम आदमी जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकती थी। मैंने ली को ट्रैप कर लिया और दोनों के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गया। दोनों ने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और मिसेस ली को इग्नोर करने लगे। मैं के लिए ये परफेक्ट था क्योंकि उसकी ब्यूटी और ट्रिक्स ने एक और अमीर शिकार को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ मिसेस ली के लिए सब कुछ बर्बाद हो रहा था। वो मैं को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसका बॉडी अब उन डम्पलिंग्स का आदी हो चुका था। डम्पलिंग्स न मिलने की वजह से उसकी बॉडी पर रेड स्पॉट और मार्क्स आने लगे थे। फिर रात भर सो नहीं पा रही थी और अपना कंट्रोल खो चुकी थी। एक दिन वो मैं के पास डम्पलिंग्स के लिए गुहार लगाने लगी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मिस्टर ली मैं के साथ पीछे रहने की वजह से उसने मिसेस ली की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मिसेस ली अब बेहाल थी, लेकिन मैं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर कैट की बात करे तो जिस बच्चे का मैंने बर्थ कराया था वो भी ज्यादा पेन और नेगलेक्ट की वजह से मर गया। मैंने ऑपरेशन प्रॉपर्ली नहीं किया था, जिसकी वजह से कैट भी इतना दर्द सहकर अपने आखिरी वक्त तक पहुंच गई थी। वो सिर्फ 15 साल की थी और अपनी बचपन में ही हर चीज हार गई। उसके डेथ के बाद उसकी माँ इतनी शौक और गुस्से में थी कि उसने अपने हस्बैंड को मार डाला, वही आदमी जो इस सब के लिए जिम्मेदार था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने कैट की माँ को अरेस्ट कर लिया। जब इंटरोगेशन हुआ तो उसने मे का नाम लिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही मैं अपने सामान के साथ भाग चुकी थी। उसका कोई पता नहीं था और अब उसकी सारी सफाई और प्लान्स वेस्ट हो गए। मैं तो बच गई, लेकिन मिसेस ली पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसे समझ आ गया कि बिना उन डम्पलिंग्स के उसका गुजारा नहीं हो सकता। अगर वो जिंदा भी रही तो उसकी सारी जवानी और ब्यूटी खत्म हो जाएगी। अब मैं की नॉन एबिलिटी की वजह से मिसेस ली को उन डम्पलिंग्स का इंतजाम खुद करना था। इसका सलूशन ढूंढने के लिए उसने वही होटल स्टाफ वाली लड़की को अप्रोच किया जिसके साथ ली का अफेयर था। उसने पता लगाया कि वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा ली का था। ली ने उस लड़की से डील की थी कि अगर वो उस बच्चे को पैदा करेगी तो ली उसे एक बड़ा अमाउंट देगा। मिसेस ली ने उस लड़की के पास जाकर उसे डायरेक्टली बच्चा मांग लिया। उसने कहा जो पैसा मेरे हस्बैंड ली ने तुझे देने का वादा किया है मैं उसका डबल दूंगी, मुझे सिर्फ ये बच्चा चाहिए। मिसेस ली का प्लान 2 काम करना था। एक तो बच्चे के जरिए वो अपनी ब्यूटी और यूथफुलनेस मेंटेन कर सकेगी, दूसरा जब वो लड़की बच्चा ली को नहीं देगी तो ली उससे दूर हो जाएगा। इस तरह वो मिसेस ली की राह से हमेशा के लिए हट जाएगी। पैसा सुन के लड़की मान गई। मिसेस ली ने उस लड़की को एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाकर बच्चे का जन्म करवाया, वो भी बिना किसी इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन के, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बच्चा बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। प्रोसेस के दौरान उस लड़की की मौत हो गई और मिसेस ली के लिए सब परफेक्ट प्लान के हिसाब से हो गया। अब मिसेस ली बच्चे को घर ले गई, उसने उसे संभाल के रखा और फिर उस बच्चे को चॉप करने के लिए चॉपर में डाल दिया। उसका प्लान था कि मैं की तरह वो भी इस बच्चे को कंज्यूम करेगी और अपनी ब्यूटी और यूथ मेंटेन करेगी। आखिर में मिसेस ली भी मैं की तरह एक मर्डरर बन गई, सिर्फ ब्यूटीफुल और यंग दिखने के लिए। अब उसे न मैं की जरूरत थी न किसी और प्रोसेस की। पैसे के बदले वो हमेशा नए बच्चे ले सकती थी और उन्हें खाकर अपना यूथफुलनेस बनाए रख सकती थी। इस तरह उसका सपना पूरा हो गया, हमेशा यंग और ब्यूटीफुल दिखना और अपने हस्बैंड का प्यार सिर्फ अपने लिए रखना। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई एक हरोर कहानी थी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।